नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा निष्पक्ष डिबेट शो सबका हिसाब। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। बीजेपी इसे बालियान का निजी बयान बता रही है, लेकिन बीजेपी के पश्चिमी यूपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने खुलकर इसका विरोध कर दिया है और कहा है कि वेस्ट यूपी अलग राज्य बना तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। विपक्ष ने इस पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि ऐसा बयान 2024 के पहले जानबूझकर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए दिया गया है। हालांकि पश्चिमी यूपी की मांग काफी पुरानी है, जो समय समय पर उठती रही है। सवाल है कि आज ये मांग क्यों उठी और क्यों कहा गया कि ऐसा हुआ तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो 3 बड़े सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपको दिखाते हैं। सवाल लाइए। पहला सवाल, पश्चिमी यूपी अलग हुआ तो क्या मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, जो संगीत तुम कह रहे हैं। दूसरा सवाल, पश्चिमी यूपी में हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएगा, ऐसा क्यों उनको लग रहा है। तीसरा सवाल कि क्या 2024 से पहले ध्रुवीकरण के लिए अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है, जो विपक्ष कह रहा है। तो आज इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द होगी ये बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। कि अगर प्रदेश छोटा होता तो ज्यादा बेहतर व्यवस्था इस तरह से होती। 70% का आप मतलब क्या समझ रहे हैं? 30% हिंदू रह गया ना, माइनॉरिटी में आता जा रहा है, माइनॉरिटी में आ गया है। और उसके बाद हम कहें हम अलग स्टेट बना दे, तो इसका मतलब हम उन्हें एक अलग जिन्ना की सोच पैदा कर दें। केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं। उत्तराखंड को एक एम्स मिला तो ऋषिकेश हो गया, हमें एक एम्स मिला तो गोरखपुर हो गया, जो यहाँ से 650 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश को छोटा करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम रद्द दिल्ली में एनसीआर को, पूरे एरिया को वहां जोड़ दिया जाए। छोटे प्रदेशों को ज्यादा सुविधाएं मिलती है केंद्र सरकार की तरफ से। वही विचार मैंने वहां व्यक्त किए थे। अन्यथा मैं फिर आपके कैमरे पे कह रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है, बन रहा है। बनने की तो वैसे जरूरत है कि यूपी बहुत बड़ा हो गया है और उसके छोटा राज्य होने से हमारा निजाम अच्छा हो जाएगा। अब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। यूपी का पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा, जहां लंबे समय से हरित प्रदेश की मांग होती रही है, चौधरी अजीत सिंह भी इसकी वकालत करते रहे, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा दी। जाट संसद के दौरान इस मुद्दे को उन्होंने उठाया, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी में ही 2 फाड़ हो गया है। कैसे, आपको समझाते हैं। लाइए, अब ये देखिए, केंद्रीय मंत्री है संजीव बालियान, पश्चिमी यूपी से आते हैं। पश्चिमी यूपी अलग राज्य, मेरठ इसकी राजधानी बने, इन्होंने मांग उठाई। उसके बाद संगीत सोम, ये भी पश्चिमी यूपी से आते हैं, फायर ब्रांड नेता है। पश्चिमी यूपी अलग राज्य नहीं, दिल्ली से मिलाओ, ये कह रहे दिल्ली एनसीआर से इसे मिला दो। अब ये कहते हैं कि पश्चिमी यूपी अगर अलग हो गया तो वो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। अब ये देखिए, बीजेपी के अंदर ही अलग राज्य की मांग को लेकर 2 फाड़ है। अगला पॉइंट लेकर आइए जल्दी से, पीसीआर। चलिए, अब ये देख रहे हैं, पश्चिमी यूपी अगर बनेगा तो उससे एम्स आईआईटी बनेंगे। पश्चिमी यूपी बना तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, जबकि वहां के अगर आंकड़े को देखें तो ऐसा है नहीं। अब उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, अभी डिबेट में आगे मालूम चलेगा। उत्तराखंड जैसे राज्य में एम्स आईआईटी भी है, जो संजीव बालियान कह रहे हैं। वर्ग विशेष की आबादी बढ़ने से डेमोक्रेसी बदलेगी, ये संगीत सोम का अपना बयान है। अब ऐसा भी नहीं है, इससे पहले यूपी का बंटवारा नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार थी जब 2000 में यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। अब 2000 से पहले, लाइए जल्दी से देखिए, अब 2000 से पहले उत्तर प्रदेश था, सबको पता था। हालांकि मांग हो रही थी उस समय कि अलग अलग हिस्सों में इसको बांटा जाए। अब 2000 के बाद क्या बना, उत्तर प्रदेश से यह हिस्सा अलग होकर के यह उत्तराखंड बन गया। यह बीजेपी सरकार के समय। अब यूपी की बंटवारे की बात हो रही है, बल्कि सच यह है कि आजादी के बाद ही यूपी के बंटवारे की मांग उठने लगी थी। इसे भी आपको समझाते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक आपको समझाना जरूरी है
कि क्या ऐसा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, इसे समझिए। लाइए जल्दी से। अब देखिए 1947 में राज्य बंटवारे पर कृष्णधर आयोग बना था। नेहरू अंबेडकर खुद इसके पक्ष में थे कि यूपी को बांटा जाए। 1947 में फिर राज्य बंटवारे पर जेवीपी आयोग बना। आयोग में नेहरू, पटेल, पट्टाभी, सीतारमैया थे मेंबर्स। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनकर तैयार हुआ, यानी कि आजादी के बाद। नेहरू ने यूपी के बंटवारे की वकालत की थी। 1955 में अंबेडकर 3 हिस्सों में चाहते थे कि यूपी का बंटवारा हो। अब किताब एक जो थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो आई थी, उसमें इस बात का जिक्र था कि अंबेडकर उस वक्त यूपी को लेकर क्या चाहते थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कि कैसे राज्यों का बंटवारा होना चाहिए। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश इस रिपोर्ट में थी। आयोग ने यूपी के बंटवारे की सिफारिश उस वक्त नहीं की थी, गौर कीजिएगा। 2012 में विधानसभा चुनाव से पहले मायावती की सरकार थी, उन्होंने यूपी बंटवारे का प्रस्ताव पास किया था और उसके बाद उसे केंद्र को भेजा था। अब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जब उनके पास ये प्रस्ताव गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको पास नहीं कर सकते, इसमें कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अब 1956 के बाद यूपी के बंटवारे की बात एक तरह से ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन 2012 में विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने इस मुद्दे को हवा दी। मायावती चाहती थी कि यूपी 4 हिस्सों में बंटे, बाकायदा इसको लेकर सिफारिश भी की गई थी। अब आपको दिखाते हैं अगर यूपी बटेगा तो क्या होगी तस्वीर। पश्चिमी यूपी, इसमें 22 जिले चले जाएंगे। यह इलाका हो जाएगा मध्य यूपी का और इधर का इलाका हो जाएगा पूर्वांचल का, जिसमें 32 जिले आएंगे। अब अगर पश्चिमी यूपी अलग हो गया तो उसमें जो जिले होंगे कौन कौन से होंगे? मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, पाकपत, अलीगढ़, हाथरस और आगरा, ये सारे जिले पश्चिमी यूपी में आ जाएंगे अगर आप उसको अलग स्टेट का स्टेटस देते हैं। मथुरा भी होगा, फिरोजाबाद भी होगा, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, ये सारे जिले उस अलग स्टेट में आ जाएंगे। बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर भी इसमें शामिल होगा। अब यूपीए की सरकार ने इसको उस वक्त बदलने नहीं दिया था जब मायावती ने इसका प्रस्ताव पास किया था, लेकिन इस बार बीजेपी इस मुद्दे को क्यों उठा रही है? क्या इसके पीछे राजनीतिक मंशा है? वैसे माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में कमजोर होती सियासी पकड़ को मजबूत करने के लिए बीजेपी पश्चिमी यूपी को राज्य बनाने का मुद्दा केंद्र में लाना चाहती है। अब उसके पीछे वजह क्या है? पश्चिमी यूपी में अगर इस मुद्दे को उछाला गया तो वजह क्या है? पश्चिमी यूपी के मतदाताओं को एकजुट करना एक चुनौती है। समीकरण यहां पर चुनाव दर चुनाव बदलते रहते हैं। जाटों को फिर से एकजुट करना बीजेपी के लिए चुनौती है। पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय की बहुसंख्यक आबादी है, सबको पता है, इसे जाटलैंड कहा जाता है। किसान आंदोलन के बाद से बीजेपी से नाराजगी इसमें बड़ी, हालांकि बीजेपी कहती है कि यहां पर हमने ज्यादा सीटें यहां से निकाली थी। 2024 से पहले पश्चिमी यूपी को साधने की एक तरह से कोशिश की जा रही है और पश्चिमी यूपी पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपनी डिबेट में, सीधे अपने मेहमानों से आपको मिलाते हैं। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता एआईएमआईएम। रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फखरुल हसन साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे हमारे साथ होंगे। मैं फखरुल हसन साहब, मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूं, क्या अलग पश्चिमी यूपी बनना चाहिए? देखिए, ये सवाल जब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से पूछा गया तो ये सवाल का जवाब ये दिया कि ऐसी कोई प्रस्ताव सरकार का नहीं है। जब सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और सरकार नहीं सोचती है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए, तो ये सवाल जो आपने समाजवादी से पूछा है, समाजवादी पार्टी से पूछा है, इस सवाल का मैं समझता हूं कोई उत्तर नहीं होता है। जब बंटवारे की बात नहीं तो हम क्या उत्तर दें। लेकिन आपने जिन दो नेताओं की बात की कि जो जिनका एक का बंटवारे का बयान आया, एक का मिनी पाकिस्तान का बयान आया, हम समाजवादी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे कराया है, जिस सर्वे में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की अच्छी हैं, 19 से ज्यादा सीटें खराब हैं और औसत सीट वाले जो प्रदर्शन है उसमें बालियान जी का नाम है।
इसलिए बालियान जी अपनी सीट को बचाने के लिए अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने की मांग कर रहे हैं। वो उनकी अपनी पार्टी में नूरा कुश्ती है, एक संगीत सोम है जो मिनी पाकिस्तान की बात बिना आंकड़े देखे कर रहे हैं। उनकी बात देख लीजिए तो उनकी तो आपको क्या लग रहा है, ये अगर संगीत सोम कह रहे हैं कि अगर ये अलग प्रदेश बना तो ये मिनी पाकिस्तान हो जाएगा, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे, जाट वहां पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे? देखिए अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उनसे हार के बाद संगीत सोम के लगातार कई तरह के बयान आते रहे। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे बालियान हो या संगीत सोम हो, दोनों हाशिए पे हो। भारतीय जनता पार्टी में भी इनकी जो पहुंच थी या पूछ थी 2014 के चुनाव के बाद, वो धीरे धीरे खत्म हुई है, उनका असर कम हुआ है। क्योंकि आप नफरत की राजनीति करेंगे, बंटवारे की राजनीति करेंगे तो वो बहुत दिन चलती नहीं है। तो जो इनके रंग थे नफरत के, वो रंग अब फीके पड़ चुके हैं। इसलिए ये दोबारा से इस तरीके के बयान देके अपना टिकट पक्का करना चाहते हैं। और दूसरी बात, मतलब समाजवादी पार्टी का अंदरूनी तो समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ है, अलग राज्य नहीं बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी जब सरकार की तरफ से कोई बयान आएगा तब समाजवादी पार्टी अपना पक्ष जरूर रखेगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी अपना पक्ष नहीं रखना चाहती। मैं आरएलडी से जवाब ले लेता हूं। रोहित जी, अलग हरित प्रदेश, ये तो खुद चौधरी अजीत सिंह जी भी चाहते थे, क्या आप भी इसके खिलाफ हैं? नहीं, बिल्कुल प्रत्युष जी, हमने हमेशा निरंतर हरित प्रदेश की बात की है। हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने की हमेशा बात की है, क्योंकि इतने बड़े राज्य के अंदर विकास संभव नहीं होता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश हमेशा निगलेक्ट हो जाता है। ये बात सत्य है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को हाईकोर्ट बेंच ना होने की वजह से बहुत दूर आना पड़ता है न्याय लेने के लिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को खासा परेशानी होती है, उनको हमेशा निगलेक्ट किया गया है। आज की डेट में अगर आप देखिए तो वहां पे कोई भी स्वास्थ्य की बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है। अगर हम बात करें तो कोई बहुत अच्छी सुविधाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश को मुहैया नहीं कराई गई हैं, क्योंकि वो जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं केंद्रित हो जाती हैं कि कैपिटल सिटी की तरफ। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा बात करते रहे हैं कि छोटे राज्यों की हमने हमेशा से कहीं ना कहीं वकालत की है, और खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की हमने वकालत की है। तो समाजवादी पार्टी खुलकर इस स्टैंड का समर्थन क्यों नहीं कर रही है? मेरा फोन कट गया है प्रत्युष जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, बिल्कुल आ रही है। मेरा फोन, इसलिए मैं नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। सौरभ दुबे का मैं रुक करूंगा, लेकिन मैं कुछ पुराने बयान, मैं आ रहा हूं रोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन आज जब यह मुद्दा उठा है अलग राज्य की मांग, तो हो सकता है कई सारे दर्शक ऐसे भी होंगे, युवा होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि अचानक से कैसे हुआ। यह अचानक से कुछ नहीं हुआ, इसके पहले भी इसकी मांग उठती रही है। कब उठती रही है, कुछ बयान आपको सुनाते हैं। और अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की जो साइज है, ये आबादी के हिसाब से 5वां देश है दुनिया में, तो कहां से एक जगह से एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता है? अगर आप विकास चाहते हैं, अच्छा प्रशासन चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की भी जरूरत है। मेरा मानना है कि कम से कम अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो ये इनको एक दिन, हो सकता है कुछ साल लगें, लेकिन इतने बड़े प्रदेश को एक बनाना संभव नहीं रहने वाला है। उत्तर प्रदेश को भी 4 राज्यों में पुनर्गठित कर अलग पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी एवं अवध राज्य बनाने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जानी चाहिए। रोहित जी, हमने इसलिए पुराना बयान ये सुनाया ताकि दर्शकों को ये साफ हो जाए कि इसकी मांग कैसे, कब उठ रही थी और इसकी कोशिश किसने की थी। जो पर स्टैंड करते हैं पूरी तरीके से, और हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की हम पूरी पुरजोर ताकत से हम ये मांग करते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बना देना चाहिए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ हमेशा दोगला व्यवहार हुआ है, हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। और इतने बड़े उत्तर प्रदेश जो राज्य है, वो आज की डेट में आप देखिए तो मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा राज्य है। 80 लोकसभा सीटें आती हैं यहाँ से। तो ऐसी स्थिति में पूरे उत्तर प्रदेश के साथ न्याय कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये संभव भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश एक बड़ा कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की चलती है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश खुद में सक्षम है, एक गन्ना प्रधान देश है,
खेती के अंदर वो गन्ना प्रधान प्रदेश जी, बन सकता है। और अगर हम बात करें एनसीआर के एरियाज की, तो नोएडा, आगरा जैसे टूरिज्म प्लेस है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश खुद में सेल्फ सफिशिएंट प्रदेश बन सकता है। इसके अंदर तो ये कोई, मिनी पाकिस्तान वाली बात कहां से आ गई रोहित अग्रवाल जी? क्यों ऐसा संगीत सुम को लग रहा है कि अगर ये अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस हिस्से को अलग स्टेट का दर्जा दिया गया तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा? क्यों ऐसा? ये तो नफरती बयान है ना। आप ये सोचिए कि कितनी नफरत है कि हिंदुस्तान के अंदर मिनी पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं ये। अरे मित्र, हिंदुस्तान के अंदर कहीं मिनी पाकिस्तान आपको ढूंढने नहीं मिलेगा। पाकिस्तान 1947 में बट गया था और पाकिस्तान अलग कर दिया गया था। जिस हिस्से में आपके शरीर के गैंग्रीन हो गया था उसको काट के अलग कर दिया गया था। अब अगर आप हिंदुस्तान के अंदर आप मिनी पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं तो असल में आप अपनी राजनीतिक कुर्सी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सौरभ और अगर दुबे, मिनी पाकिस्तान सौरभ होता ना, दुबे, तो संगीत अभी विधायक ना बनते। सौरभ दुबे, तो संगीत क्यों को इसकी विधायक मांग इस वक्त उठी और एक ही पार्टी के अंदर दो बड़े नेताओं के बयान एक दूसरे के खिलाफ आए? क्या यह संयोग है या प्रयोग है? नहीं, देखिए ऐसी कोई सरकार की तरफ से तो मांग नहीं उठी है, सरकार ने ऐसा कोई कदम तो नहीं उठाया है। भाई आपके केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया, देखिए संजीव बालियान ने कहा। उनके अपने निजी बयान नेताओं के हो सकते हैं पर्टिकुलर, लेकिन पार्टी का स्टैंड नहीं है ना। पार्टी का या संसदीय बोर्ड का, पार्टी का या संसदीय बोर्ड का नहीं है। रोहित जी सुन लीजिए, गुमराह मत करिए। रोहित जी गुमराह मैं नहीं कर रहा हूं। रोहित जी आप बात सुनिए, गुमराह तो आपको समाजवादी पार्टी कर रही है। आप कह रहे हैं हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग स्टेट चाहिए, समाजवादी पार्टी उस चीज के लिए तैयार नहीं है। आप गठबंधन में हैं, आपकी गठबंधन साथ में पार्टी जिसकी डिमांड चौधरी साहब ने कितने वर्षों से कर रखी है, और आपका इतना पुराना गठबंधन है, समाजवादी पार्टी इतने साल सत्ता में रही, तब उसको ध्यान नहीं आया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जब चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह डिमांड करते थे उनके लिए तो नहीं बनाया। अब आज जो है जब किसी बीजेपी के नेता ने बयान दे दिया तो उस पर आपने राजनीतिक तड़का लगाने के लिए आप रोहित जी ये बताइए, समाजवादी पार्टी सहमत है क्या आपसे? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है क्या? केंद्र मंत्री समाजवादी पार्टी आपकी साथी सहयोगी पार्टी है, उसका क्या स्टैंड है? उसका स्टैंड नहीं है। देखिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल रहा है। पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल पूरा राज्य एक है, कानून व्यवस्था के मामले में, औद्योगिक विकास के मामले में और शिक्षा के मामले में जिस प्रकार से भी उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहिए, उत्तर प्रदेश विकास की राह में आप इसका इस मतलब तरह ये के जो कि संजीव बालियान खाली जनता को गुमराह करके 2024 का वोट लेना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई मंशा नहीं होती। ये कभी नहीं चाहेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश एक अलग प्रदेश बनाए। ये तो वही बात हो गई कि गाय तो है पर दूध देने वाली गाय नहीं है। ये तो बड़ी शर्मनाक बात है भाई, बड़ी शर्मनाक बात है। ये कह रहे हैं कि साहब केंद्रीय मंत्री का निजी फखरुल हसन साहब को मिलाइएगा। फखरुल हसन साहब, तो क्या जानबूझ करके बीजेपी ने ये मुद्दे को हवा दी है ताकि आरएलडी और एसपी को आपस में भिड़ा दिया जाए? आरएलडी कहती है अलग प्रदेश बनना चाहिए, हरित प्रदेश बनना चाहिए, समाजवादी पार्टी कहती है अखंड रहना चाहिए उत्तर प्रदेश। तो क्या जानबूझ करके ये चुनाव से पहले ये प्रयोग किया जा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी क्या कहती है इससे भाजपा को क्या फर्क पड़ता है? आपकी दिल्ली में सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि एक मंत्री वो मांग किससे कर रहे हैं? अरे भाई, आपको जनता ने काम करने के लिए रखा है, 5 साल 9 साल से ज्यादा, 6 साल से ज्यादा, 9 साल से ज्यादा की सरकार हो गई। आप बताओ ना क्या करना चाहते हो? आप मांग किससे कर रहे हो? क्या समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश का बंटवारा करना है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी को बनाना है? अरे ये तो हास्यास्पद बात हो गई कि आप जिस बात को भारतीय जनता पार्टी की ना केंद्र सरकार उठा रही है ना राज्य सरकार उठा रही है, और जवाब उसका समाजवादी पार्टी थे। अरे भाई, जब सरकार नहीं, आप आरएलडी का जवाब दीजिए, आपकी सहयोगी पार्टी है भाई। आरएलडी का जवाब, आरएलडी आपकी सहयोगी पार्टी, अभी उन्होंने अभी 1 मिनट पहले ही डिमांड की है, उनको चाहिए राज्य। आप स्टैंड अपना क्लियर करिए भाई, अपने सहयोगी को तो अपनी राय बता सकते हैं ना। दुबे जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है आप क्लियर कीजिए ना। आपकी सरकार जो, दुबे जी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं जानता हूं, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है क्लियर कर दीजिए, हम भी स्टैंड क्लियर कर देंगे। देखिए आप निजी राय अपनी आप जो है व्यक्तिगत मेरे पे बता रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन आप जो अपने सहयोगी हैं उनका जवाब नहीं दे रहे, जो इतने वर्षों से आपने सहयोगी रखा है, आपके सहयोगी बने हुए आपके साथ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके साथ खड़े रहे हैं, चुनाव में उनके माध्यम से आप लोगों ने वोट लिया है, चुनाव में सरकार, चुनाव उनसे जीत करके सरकारें बनाई है, लेकिन आपका स्टैंड क्लियर नहीं है।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। आप तो आधिकारिक बयान दे सकते हैं ना, आपका बयान आधिकारिक बयान माना जाएगा। आप भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, प्रवक्ता आपका हैं। स्टैंड क्लियर नहीं है। आप आरएलडी के साथ भारतीय जनता पार्टी या के नहीं प्रवक्ता है? हो, आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। ये दो मुहा बातें नहीं चलेंगी ना कि आप गठबंधन में भी हैं और आप लोगों के जो है मुद्दे जो है वो सहमत नहीं है मुद्दों पे आप लोग। ऐसा कैसे हो सकता है कि विचारधारा जो है उसमें मतभेद है आप लोगों के? अगर आप लोगों की विचारधारा में मतभेद है तो ये किस प्रकार का गठबंधन है जिसको लेकर के आप चुनाव में जाना चाहते हैं? जानकारी नहीं होती तो क्यों बैठ जाते हो? नहीं बिल्कुल जानकारी है, बताइए आप। पता है तो क्या यहाँ पे डिबेट कर रहे हो भाई? अरे आप आरएलडी का बयान अपना स्टैंड क्लियर करेंगे नहीं करेंगे? चाहते हो आप कहो, सरकार का जब सवाल आ जाएगा तो हमसे जवाब ले लेना। ये क्या है? मैं आरएलडी से जवाब ले रहा हूं। रोहित जी ना बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर रही है, ना समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड कर रही है। आरएलडी बिल्कुल साफ है, बीएसपी बिल्कुल साफ है, कह रही कि हां बनना चाहिए। तो यहां पर दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है? या जानबूझ करके किया गया ऐसा? क्योंकि सबको मालूम है वेस्टर्न यूपी में जेएम का समीकरण चलता है, जाट एंड मुस्लिम, और यहां पर जाट मतदाताओं को अपनी तरफ रखने के लिए बयान दिया गया है और दूसरे नेता से जानबूझ करके यह बयान दिलवाया गया कि तुम मिनी पाकिस्तान वाला बयान दो। हमने बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाया, आइए आप इस डिबेट का हिस्सा होइए। वो आना नहीं चाहते, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? रोहित जी, अगर वो इस डिबेट से, इस बहस से भाग रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? नहीं, बिल्कुल साफ है कि आपने 2024 का चुनाव देखते हुए आपने जनता की जो डिमांड है, जनता की जो दुखती रग है, जिसके ऊपर आप काम नहीं करना चाहते हैं, आपकी सरकार काम नहीं करना चाहती है, आपने जनता ये देखते हुए कि आपको 2024 में भी हार दिखाई पड़ रही है, तो आपने एक जुमला नया फेंक दिया है कि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाएंगे, ये हमारी मांग है। असल में आपको पता है कि जनता का वहां पे दुखती हुई रग क्या है, जनता की डिमांड क्या है। तो आपको जब जनता के मुद्दे पता है, आप जनता के मुद्दों का दोहन करना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि आप गाय को दूध लेना चाहते हैं, कि दूध तो निकाल लेना चाहते हैं, परंतु आप उसको चारा खिलाना नहीं चाहते हैं। तो स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है जनता के सामने। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पुरानी मांग है और राष्ट्रीय लोकदल पुरजोर तरीके से लेकिन तब तो रोहित जी को अलग राज्य तब तो पश्चिमी यूपी की तरह जो यूपी के 4 हिस्से करने की बात हुई थी, तब तो फिर उस तरफ भी मांग उठेगी कि बुंदेलखंड अलग कर दो। जैसे उत्तराखंड अलग हुआ, बुंदेलखंड अलग कर दो, पूर्वांचल अलग कर दो, और इधर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग कर दो। एक हिस्सा पहले निकल चुका और 3 हिस्सों में इसको बांट दो। मांग तो उठेगी ना तब भी। हिस्सा निकल के कहां चला गया? हिस्सा निकल के कहीं चला थोड़ी ना गया। हम सब भारत के हिस्से हैं, हम सब भारत के हिस्से हैं, और किसी भी प्रदेश के अंदर एक अगर अपनी खुद की सरकार होगी उस प्रदेश के अंदर, तो आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। देखिए, आपके चैनल के 4 अलग अलग नामों से चैनल चल सकते हैं, परंतु अगर वो एक ग्रुप के अंदर आते हैं तो पूरे ग्रुप का रेवेन्यू जनरेट करेंगे ना। तो हम तो भारत के हिस्से हैं, तो हिस्सा निकल के कहीं चला थोड़ी ना गया। उत्तर प्रदेश कहीं किसी और देश का हिस्सा थोड़ी ना हो गया कि पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अरे ये तो ये ढूंढ रहे हैं मिनी पाकिस्तान कहाँ पे? अगर उत्तर प्रदेश के आप 4 हिस्से कर भी देते हो तो विकास के लिए हो रहे हैं ना। आपने बिहार के 2 हिस्से किए, आपने आंध्र प्रदेश के आपने हिस्से किया, तेलंगाना दिया आपने, वहां पे आपने मध्य प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तराखंड अलग किया गया। उत्तराखंड का एक अलग विकास हो रहा है, आज एक अलग मॉडल सामने आ रहा है, वहां की जो समस्याएं हैं वो अलग से अटेंड की जा सकती हैं। लेकिन तब क्या हुआ था रोहित जी तब क्या हुआ था जब बीएसपी सरकार ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा था, यूपीए की सरकार से? ये काम तो उसी वक्त हो जाना चाहिए था। आपको पुनः सवाल पूछना पड़ेगा। मैं एक्चुअली बहुत कम आवाज आ रही है क्योंकि मैं फिर से पूछ रहा हूं, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। तब तो ये 2012 में ही क्लियर हो जाना चाहिए था जब यूपी विधानसभा से यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। नहीं तो बिल्कुल तब भी राष्ट्रीय लोकदल ने तब भी इसका समर्थन किया था। जिस समय ये केंद्र को भेजा गया था बहन जी की सरकार द्वारा, तब भी राष्ट्रीय लोकदल ने इसका स्वागत किया था और हमने इसका समर्थन किया था। परंतु उस समय लेकिन समाजवादी पार्टी इसके समर्थन में नहीं है, वो अखंड उत्तर प्रदेश की बात करती है, आपसे सहमत नहीं है। आप कहते हैं कि छोटे छोटे अगर आप हिस्सों में बांटोगे तो वहां पर प्रशासनिक स्तर पर कामकाज सुधरेगा। यही बात बी.आर. अंबेडकर भी कहते थे, यही बात पंडित नेहरू भी कहते थे। जी बैठे देखिए, समाजवादी का क्या स्टैंड है उसके लिए फखरुल हसन चांद जी बैठे हुए हैं, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है।
राष्ट्रीय लोकदल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं। हम पुरजोर तरीके से इस चीज की मांग करते हैं कि पश्चिम प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाए। और ये मांग सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल की चौधरी अजीत सिंह जी द्वारा निरंतर अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बयान दिए गए थे, और हम आज भी अपने बयान पे, चौधरी अजीत सिंह जी की इस मांग पे हम आज भी स्टैंड करते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया। ठीक है, फखरुल हसन साहब क्लियर कर दीजिए। हाँ, हम साथ हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दो नेता अगर अपनी सीट बचाने के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, केंद्र की सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है, राज्य की सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है, तो हम एक ऐसे मसले पे बहस कर रहे हैं जिसमें हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक आंतरिक सर्वे कराया जिसमें बालियान को सीट नहीं मिल रही, उनका टिकट नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसे मुद्दे को उछाल दिया चुनाव से पहले। अरे भाई, 9 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, 6 साल से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, और आप मांग क्या कर रहे हो भाई? आप तो भारतीय जनता पार्टी में, आपको मांग किससे करनी है? अरे आप देश के प्रधानमंत्री जी से मिल लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल लीजिए। जब सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा तो समाजवादी पार्टी उस पे अपना पक्ष, फखरुल साहब, अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए प्रस्ताव आया, अगर आया तो फिर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा, साथ में या खिलाफ? देखिए, जब देखिए राजनीति में अगर और मगर से तो समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगी। आज जब आएगा, तो जब कोई प्रस्ताव सामने आएगा तो हम उस अभी तो आया नहीं है प्रस्ताव, लेकिन रोहित अग्रवाल ने स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया। अभी प्रस्ताव आया नहीं है, लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आता तो साथ है। नहीं, हमारे साथी हैं, हमारे साथी हैं, उनकी पार्टी का स्टैंड किसी मसले पे क्लियर है। हम तो जब ही अपना स्टैंड क्लियर करेंगे जब सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा। ठीक है, दानिश कुरैशी भी AIMIM से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश कुरैशी, आपने संगीत सुम का बयान सुना होगा जी। वो कह रहे हैं कि अगर अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश बना तो मिनी पाकिस्तान हो जाएगा वो। देखिए, मुझे लगता है प्रत्युष जी के वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो स्थिति बिल्कुल साफ है, और मुझे लगता है कि दिवालिया हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के चलते। उनका जो वर्ग था, जो उसका समर्थक वर्ग था कहीं ना कहीं, इसीलिए आज 9.5 साल होने को आए, इसीलिए आज बात इस पे हो रही है कि यहाँ ये अलग हो जाएगा और वहाँ वो अलग हो जाएगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप एक बेहतरीन शासन का बनाते आप अगर मामला, तो स्थिति जो है, परिस्थितियां जो हैं वो कुछ और होती, लेकिन उसके बजाय वो बात किस पे कर रहे हैं? कभी जाके देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर में पेपर लीक हो रहे हैं, और अभी मैं आपको पूछूं तो आज गुजरात के अंदर में, वलसाड़ के अंदर में पेपर लीक हो गया। वहां किसकी सरकार है? और होम ग्राउंड है उनका, मतलब ये कहा जाता है कि मॉडल ग्राउंड है मोदी जी का। तो ये परिस्थितियां हैं, इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो डामाडोल सी नजर आ रही है, और एक एक तो सीट आपको लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि ये डामाडोल स्थिति से बचने के लिए जानबूझकर के इस तरह के बयान दिए गए और दिलवाए गए? बिल्कुल, इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा, पीसीआर जरा एक बार संगीत सोम से जो बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, पीयूष ने, वो जरा एक बार सुनाया जाए। आप यहाँ के जितने भी ज़िले हैं पश्चिम के, आप किसी भी ज़िले में चले जाइए, 70% से नीचे किसी कस्बे में भी आबादी अब नहीं रही है। यहाँ हिंदू माइनॉरिटी में आता जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मैंने जैसा कहा, अगर हम कुछ देना चाहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हम अच्छा बनाना चाहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हम विकास चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को छोटा करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम वृद्ध दिल्ली में NCR को, पूरे एरिया को वहाँ जोड़ दिया जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है, बन रहा है। सौरभ दुबे जी, कैसे बन जाएगा मिनी पाकिस्तान, जरा समझाइए। नहीं, देखिए, मिनी पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान है, इस मिनी पाकिस्तान वाली बात नहीं है। लेकिन जो बात तो संगीत सोम ने, बीजेपी के नेता, आधी अधूरी, देखिए पूरी बात यह है कि उनकी एक बात सही है कि भाई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, 75% का जो आंकड़ा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं, देखिए आप समझिए, जो मेन बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पूर्व की सरकार रही है, जिन्होंने विकास, एक बार मैं दर्शकों को समझा दूं कि 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आबादी है उसमें 72.29% हिंदू है और 26.21% मुस्लिम है। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग हो गया तो यह मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। ये आंकड़े रखने जरूरी थे ताकि जो दर्शक इस वक्त डिबेट को देख रहे हैं वो अच्छी तरीके से समझ जाएं
कि बयान कब, कहां, कैसे, किस मौके पर और किस लिए दिए जाते हैं। सौरभ दुबे, कंटिन्यू। नहीं ठीक है, अभी इसके अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड शामिल है या कौन कौन से, वो भी देखना पड़ेगा आपको आंकड़े इसके अंदर जो है। लेकिन कुल मिलाकर के अब आंकड़ों पर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने निकाला है रिसर्च करके, तो उसमें लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, कुछ इलाके हैं जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन मेन बात यह देखिए, जो पूर्व की सरकारें थी वहां पर, खासतौर पे समाजवादी पार्टी, आपको मुजफ्फरनगर का दंगा याद होगा। मुजफ्फरनगर का जब दंगा चल रहा था तो सैफई में नाच और गाने चल रहे थे। तो वहां आप ये देखिए कितनी विषम परिस्थितियों में पूर्व ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसने संघर्ष किया। और जब 2017 के बाद और 2014 के जब मोदी सरकार आई और 17 में जब योगी सरकार आई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास धारा से जोड़ा गया। सबसे अधिक अगर फंड दिए गए उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे अधिक अगर मुझे एक बात बताइए सौरभ दुबे, मुझे एक बात बताइए। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता होते तो मैं सवाल उनसे करता कि जब आप ही के सरकार के केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उसका हक नहीं मिल रहा है, इस हिस्से को, अगर ये अलग हो जाएगा तो यहां आईआईटी बनेगा, अगर ये अलग हो जाएगा, अलग प्रदेश का स्टेटस ले लेगा तो यहां पर एम्स बनेगा, तो क्या डबल इंजन की सरकार उतने दिनों से इस हिस्से की अनदेखी कर रही है? क्या इस हिस्से की अनदेखी कर रही है? और उसको एम्स और आईआईटी पाने के लिए अलग प्रदेश का दर्जा चाहिए होगा। यह है डबल इंजन की सरकार। नहीं देखिए, मैंने क्या बोला कि वो उनका व्यक्तिगत राय है। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के देखेंगे, खास तौर पे रामपुर जाएंगे, अमरोहा जाएंगे, बरेली जाएंगे, आसपास के क्षेत्रों में इतना विकास हुआ है जितना अन्य प्रदेशों में नहीं हुआ है। उतना ज्यादा विकास यहाँ पर योगी सरकार ने मोदी सरकार के नेतृत्व के अंदर किया है। आप जाकर के वहां सामुदायिक भवन हो, स्कूल हो, तमाम तरह की योजनाएं वहां पर बनाई हुई है। रोहित अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित अग्रवाल, सौरभ दुबे कह रहे हैं कि विकास की बयार जो बही है ये बीजेपी के आने के बाद वही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अरे पूछ तो रहा हूं मैं, विकास के नाम पे क्या खाली सड़कों पे झाड़ू लगवा दिए क्या? अरे मित्र जाके तो देखो, सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। मित्र जाके तो देखो, वहां मेडिकल सुविधा मैं बहुत गया हूं भाई साहब, मैंने सारा देखा हुआ है, अमरोहा देखा है, रामपुर देखा है, बरेली देखा है, सब जगह देखा है। आपकी नजरों में गड्ढा है, इस बात से तो कोई भी सहमत नहीं होगा कि वहां की सड़कों में गड्ढा है। यहां से मेरठ 1 घंटे का रास्ता है दिल्ली। क्या आप झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं क्या टीवी पर? यहां से मेरठ जो 4 घंटे का रास्ता होता था, 1 घंटे 40 मिनट का रास्ता है दिल्ली से मेरठ। और आप उत्तराखंड तक को देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कनेक्ट करने वाले रास्ते, चाहे वो रुड़की हो, चाहे वो हरिद्वार हो, देहरादून का जो हाईवे बन रहा है वो 2 घंटे का है। आप बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। रोडों की स्थिति ऐसी है, जितना पूरे आप भारतवर्ष में अन्य जगहों पर फ्लाईओवर देखा, हाईवे देखा, वैसी ही स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कनेक्ट किया है भारत सरकार ने और योगी सरकार ने। इस तरह के गलत आंकड़े मत पेश करिए। पेरिफेरल की ये बात कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के टाइम का प्रपोज्ड पुल है। अरे भाई साहब, 2016 में नितिन गडकरी जी ने रुद्रपुर से वहां उद्घाटन किया था। सरकार ने फीता काटा है सिर्फ। आप मुझे ये बताइए कितने मेडिकल कॉलेज दिए हैं? आप पहले ये तय कर लीजिए, रोड में गड्ढे हैं या समाजवादी पार्टी ने रोडें बनाई थी? आप अपने ही दोनों बयानों में फंस रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं योगी सरकार ने नहीं बनाई, अखिलेश सरकार ने बनाई थी रोड, फिर आप कह रहे हैं रोडों में गड्ढे हैं। भाई साहब, वहां पर 100 करोड़ का सामुदायिक भवन अभी पास हुआ था 2 साल पहले रामपुर के अंदर। अमरोहा के अंदर इसी तरह से जो सरोवर तालाब बना करके उसके आसपास के क्षेत्रों को वहां पर पर्यटकों के लिए बनाया गया, उसके माध्यम से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक पर्यटकों के लिए भी बड़ा स्थल है। दानिश कुरैशी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। दानिश कुरैशी, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि यह जानबूझ करके बयान दिया और दिलवाया गया है, ये पोलराइजेशन के लिए कि यहां पर जाट और मुस्लिम वोट बैंक अलग अलग हो जाए। तो क्या इसका फायदा होगा? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि अभी आने वाले दिनों में असदुद्दीन ओवैसी यूपी आएंगे और कुछ कुछ ऐसे बयान देंगे जहां पर ऐसा माहौल बने ध्रुवीकरण का। तो क्या यह सब कुछ बीजेपी की तरफ से सेट पैटर्न है जो आने वाले 2024 के आम चुनाव से पहले अभी हमें और ऐसे ट्रेलर देखने को मिलेंगे? नहीं, आपको क्या ओवैसी साहब ने बतला दिया प्रत्युष जी? नहीं, हमें ओवैसी साहब ने नहीं बतलाया। तो फिर कैसे आभास हो गया उनको, ये ज्ञान कैसे हो गया आपको? मैं तो यही जान रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आधार बना के आप कोई बात कह रहे हैं तो ये ज्ञान उनको कैसे हो गया? अच्छा, तो मतलब AIMIM जो विपक्ष कहता है कि बी टीम में
असदुद्दीन ओवैसी साहब बी टीम नहीं है बीजेपी के? देखिए सुनिए मेरी बात, मैं हमेशा से ही कहता आया हूं और फिर कह अभी रहा मैं हूं पूछ लेता कि- हूं, अभी मैं पूछ लेता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, जी क्या एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है या कांग्रेस की बी टीम है? देखिए ओवैसी साहब के बारे में मुझे इस समय कोई टिप्पणी नहीं करनी, उनका कोई विषय नहीं है ये। और जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी से जिनकी लड़ाई है, जिन भी दलों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, हम समाजवादी लोग समझते हैं कि अगर जो लोग भी समाजवादी पार्टी के लोग जिनकी समान विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम ओवैसी जी को बी टीम कहे या किसी दूसरे को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग नहीं हैं समाज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं किसी को बी टीम हसन कहने साहब, के लिए बहुत बढ़िया। चलिए आज आपने खुले दिल से एआईएमआईएम को और असदुद्दीन ओवैसी साहब को कम से कम ये कहा कि आप सियासी अछूत नहीं है, वरना असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितनी बार चुनाव से पहले कहा कि हमें भी साथ ले लो, वो जाने वाले हमें भी साथ ले लो, आपने हमेशा दरकिनार कर दिया। देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बार जब ये सवाल पूछा गया था कि ओवैसी साहब उस गठबंधन में क्यों नहीं है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन के दूसरे लोगों की जिम्मेदारी है कि जो लोग समान विचारधारा वाले हैं, जिनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी क्या ये से समान विचारधारा वाले नहीं है? तो देखिए राजनीति में देखिए दानिश साहब जो हैं ये समान विचारधारा वाले नहीं है, ओवैसी साहब समान विचारधारा वाले नहीं है, या फिर यहां लड़ाई इस बात को लेकर है कि मुस्लिमों का असली रहनुमा कौन है, उनकी अगुवाई कौन कर रहा है, समाजवादी पार्टी या फिर एआईएमआईएम? दिक्कत यहीं पर शुरू हो जाती है, इसलिए आपने एआईएमआईएम को दरकिनार कर दिया कि अगर उनकी एंट्री हो जाएगी तो फिर सारे मुस्लिमों की रहनुमाई अगुवाई करने वाले एक नेता होंगे, उनका नाम होगा असदुद्दीन ओवैसी। ये भी बिल्कुल जिस तरह से वो काम करते हैं वैसे देखिए ये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 22 का चुनाव हुआ, उससे पहले चुनाव हुआ, कौन किसके साथ है ये जनता तय करती है, जनता ने हमेशा तय किया है। और अभी सवाल इस बात का है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अधिकृत नहीं हैं, सौरभ दुबे जी, वो बता रहे थे गड्ढों की बात कर रहे थे। अरे साहब 17 में आपने गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात की और अभी कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री जी ने फिर से बजट दिया है उत्तर प्रदेश में गड्ढों को भरने के लिए। भाई साहब आप 6 साल तो आप गड्ढे ही भर रहे हैं साहब। को लेकर भी कंफ्यूज है और गड्ढों को भी। मैंने गड्ढे नहीं बोले थे, मैंने बोला था नहीं, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं आपको लेके कंफ्यूज नहीं हूँ साहब। हम तो आप लोग आपको लेके कंफ्यूज नहीं कि सौरभ दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। भाई आप तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट लिख के बैठ गए, लेकिन हम तो आपको लेके भी कंफ्यूज नहीं है। क्या भाजपा के प्रवक्ता हो? अच्छा आप अच्छा पक्ष रख रहे हो, आप अच्छा पक्ष रख रहे हो भाई भारतीय जनता पार्टी का। पॉलिटिकल एक्सपर्ट न होते हुए भी, लिखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो आप अपनी सरकार का आप अखिलेश यादव जी का जो कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अगर सड़कें बनाई या तो वो मान लें आपके अरे भाई आप मोदी या वो इस बात जी को की तय बात कर ले करो, कि वहां आप की सड़कों बताओ में कि कट्टे हैं। वो क्या उत्तर प्रदेश का बंटवारा चाह रहे हैं? आप हमारी पार्टी की छोड़ दो, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। आपने अपना चेहरा साफ कर दिया। बात बताओ, अभी आपके मुखिया आप अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात को बताओ जिसके क्या क्या आप शब्द नहीं बोल रहे थे, और आज आपने अभी लाइव चैनल पे बोला कि ओवैसी जी की विचारधारा हमारी विचारधारा, हम साथ में ही मिलकर के काम करेंगे। सिर्फ चुनाव आने वाले हैं, मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए ये जो आप खेल खेलते हैं और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राग लपेटते हैं और वहां की जनता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये आपका खेल जो जनता 2024 में है ये फेल कर देगी, ये आपका खेल पास नहीं होगा। आप बताओ केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार बंटवारा चाहती है? अरे कुछ पढ़ लिख के आए हैं। अरे भाई साहब नहीं, बताया आप नहीं चाहती बोलने लगे हैं आपके आरएलडी चाहती है। बोलने के लिए थोड़ी अरे सरकार से पूछ के बैठना चाहिए। आरएलडी तो दानिश कुरैशी से मैं पूछ लेता हूं, दानिश कुरैशी एआईएमआईएम का स्टैंड क्लियर कर दीजिए, क्या अलग स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को? दानिश कुरैशी देखिए हम तो ये बात कह रहे हैं कि सबसे पहले मुसलमान, दलित और पिछड़ों का जो हालात है उसका दर्जा जो है वो आप दुरुस्त कर दीजिए, बजाय इसके कि ये स्टेट और वो स्टेट। अभी तो जो मुख्य परिस्थिति है देश के हालात की, अगर आप बात की जाए तो लोगों की आर्थिक जो स्थिति है, लोगों का जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो जो हालात बने हुए हैं मोदी सरकार में, रोज नया शगुफा ले आता है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आज एक आम आदमी को रसोई गैस की जरूरत है, एक आम आदमी को सब्जी की जरूरत है, दूध की जरूरत है, ये जो बेसिक जरूरत है यही फुलफिल नहीं कर पा रहे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम लाखों और करोड़ों लोगों को वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं,
दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि विश्व में डंका बज गया है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दरअसल वो कह क्या रहे हैं, वो डंका किस चीज का बजा रहे हैं। क्या देश के हर घर में उन्होंने राशन पहुंचा दिया और राशन के आधार पे लोग जिंदा है? क्या ये डंका बज गया या वो डंका बज गया जिसके आधार पे देश की समृद्धि तय होगी? तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे मुद्दे को लेकर आप क्यों नहीं इंडिया गठबंधन के साथ हो जाते? देखिए मेरी बात सुनिए, सवाल ये है कि हमने हमेशा से ही जो भी कम्युनिटीज हैं उनका जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनके पक्ष की बात आप अगर देखेंगे तो बैरिस्टर साहब को आप हाउस में भी पाएंगे कि जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान, लोग आरोप कुछ भी लगाते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए दलितों के मुद्दों पर भी बात की। आप देखिए मणिपुर का मुद्दा था तो मणिपुर के ऊपर जितना अगर एग्रेसिव होकर वैसी साहब ने बात की, मैं समझता हूं शायद किसी ने भी बात नहीं की। लोगों ने चाहे कुछ भी कहा होगा, लेकिन जिस तरीके की बात उन्होंने पेश की, जो महिलाओं के साथ जो हुआ, उस पर कौन बोला? तो इन हालातों पर, मुद्दों पर हमेशा से ओवैसी साहब बढ़ चढ़ के बोलते हैं। तो क्यों नहीं आपको अपने साथ रखते हैं? क्यों नहीं AIMIM को अपने साथ रख लिया इंडिया गठबंधन ने, जो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने चली है? आप भी थोड़ा सा योगदान दे दीजिए उसमें। देखिए हम ओवैसी साहब के प्रहरी हैं, हम उनके सैनिक हैं और उनके आदेश पे जो भी होगा उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। उनका आदेश होगा उसी के मुताबिक पूरे देश के अंदर में रोहित अग्रवाल जरा बताइए, तमाम लोग जुड़ेंगे। रोहित अग्रवाल पश्चिमी यूपी से आते हैं आप भी, जरा बताइए कि ये सियासी खेल क्या है वहां का? देखिए वहां की स्थिति बिल्कुल साफ है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी दोबारा जनता को गुमराह करना चाहती है। आप स्थिति देखिए, डिबेट से भाग गए भारतीय जनता पार्टी वाले। क्यों भाग गए भाई आपका एक बड़ा चैनल है, रोज आके बैठते हैं डिबेट के अंदर, इस मुद्दे के ऊपर भाग गए डिबेट के। इसका मतलब साफ है कि वो ना तो हाँ करना चाहते हैं ना तो ना करना चाहते हैं। मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, है ना। संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री बयान दे रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन नियत नहीं है, सिर्फ कह दिया मुंह से कि साहब मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि वोट हड़प लो, वोट किसी भी तरीके से डाका डाल दो वोटों के ऊपर। मतलब भूख इतनी ज्यादा है सत्ता की कि उसके लिए जनता का खून भी पीना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है और डिबेट से भागने में नंबर 1 है। ये तो भगोड़ों की सरकार है, ये तो आजादी की लड़ाई में लड़ने से भाग गए थे और आज डिबेट से भाग जाते हैं जब कोई मुद्दा आता है। तो आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्टेटस देखिए आप, कि आप मिनी पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर ढूंढ रहे हैं। अरे शर्मनाक है। 27% मुसलमान, 73% हिंदू के ऊपर आपको भारी दिखाई पड़ रहा है। आपको दिखाई पड़ रहा है हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। अरे भाई 27% मुसलमान। सौरभ दुबे जानबूझ करके ये बयान दिया गया एक साइड से कि अलग राज्य बनना चाहिए और दूसरी साइड से दिलवाया गया कि अगर बना तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। दोनों काम हो गए। बेचारे क्या एक तरफ आपने सोचा कि सपा और आरएलडी लड़ जाएगी, दूसरी तरफ आपका वोट पोलराइजेशन का काम भी हो जाएगा। इसलिए जानबूझ के 24 से पहले ये बयान दिए गए माहौल बनाने के लिए। नहीं है, सपा और आरएलडी लड़ने वाली नहीं है। सपा और आरएलडी लड़ने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बहुत मजबूत है। रोहित भाई सुन लीजिए, जल्दी से हमारा गठबंधन है। आप समाजवादी पार्टी अभी वोटिंग हो रही थी तो जनता को बहुत अच्छी तरीके से जो है मुखिया चौधरी साहब वो गायब हो गए थे सदन से। अभी आपका खुद नहीं तय है, कल को आप बोल रहे हैं कि हम एनडीए के साथ जाएंगे, आपकी विचारधारा खुद ही नहीं तय है। समाजवादी पार्टी आपके मुद्दे से सहमत रही है, फिर आप किस प्रकार से गठबंधन बनाकर चलना चाह रहे हैं? समय की कमी है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये केंद्रीय मंत्री का बयान है, सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव या ड्राफ्ट सामने नहीं आया है, इसलिए बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि ये उनका